हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम यहाँ पर जियोग्राफी और कुछ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 41 यानी कि 41 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 42 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू अवर सोलर सिस्टम? तो निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल से संबंधित नहीं है? अब देखो, एस्ट्रॉयड हो गए क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स हो गए धूमकेतु, और प्लैनेट्स हो गए ग्रह। ये सारे के सारे जो है तो सोलर सिस्टम से संबंधित है। बाकी नेबुला यानी कि निहारिका, ये हमारे सौरमंडल से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन डी में देखो ग्रह देकर के रखे हैं, तो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? तो वो हैं 8। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन एक्सोस्फीयर? तो निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक बहिर्मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? अब देखो यहाँ पर दिया गया है एक्सोस्फीयर। पहले तो आपको एटमॉस्फेरिक लेयर्स पता होनी चाहिए कि वायुमंडल में जो लेयर्स हैं वो किस किस तरह से हैं। तो देखो सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फीयर, यानी कि क्षोभ मंडल। उसके ऊपर क्या आती है? उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर आती है मेसोस्फीयर, उसके ऊपर थर्मोस्फीयर, और सबसे ऊपर आती है हमारी एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है एक्सोस्फीयर की। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सोस्फीयर में जो है तो कौन सी गैस जो है तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक्स? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? अब देखो कल वाली वीडियो में ही हमने डिस्कस किया हुआ था। मैंने आपको बताया हुआ था कि कई बार आपसे एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, सेडिमेंट्री का पूछा जा सकता है, मेटामॉर्फिक का पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया है। तो देखो मैंने आपको कल भी बताया हुआ था इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पैगमाटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेबो हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसे हैं? तो ये हैं इग्नियस रॉक्स के। बाकी ये जो नीस है, ऑप्शन डी में देकर के रखा है नीस, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल। तो ये आपको नोट रखना है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अच्छा चलो एग्जाम्पल हम यहाँ पर फिर से डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक से ही हम स्टार्ट करते हैं, आग्नेय चट्टान से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो आग्नेय चट्टान के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पैगमाटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेबो हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? तो वो हैं इग्नियस रॉक्स के। कई बार आपसे पूछा जाता है अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, डोलोमाइट हो गया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं अवसादी चट्टान के। फिर आपसे कई बार पूछा जाता है कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे संगमरमर हो गया, फाइलाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, सिस्ट हो गया, नीस हो गया। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। तो ये सारे के सारे आपको नोट रखने हैं। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन हमारा 58 है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? अब देखो द ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर है? आप सभी को पता है कि यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे ग्रेट बैरियर रीफ पूछ ली गई है, वैसे ही कई बार जो है तो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ फेमस और कुछ इंपॉर्टेंट रेगिस्तान है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो आपको नोट रखना है। सबसे पहले ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी मरुस्थल, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, तनामी रेगिस्तान ये कहाँ पर है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये कुछ बेसिक से मैंने आपको यहाँ पर डेजर्ट बताती है ऑस्ट्रेलिया के, तो ये आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी है नील नदी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नील नदी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि नील नदी किन दो नदियों से मिलकर के बनती है? अब देखो नील नदी बनती है, एक तो ब्लू नील और एक वाइट नील। तो ये आपको नोट रखना है। क्वेश्चन में देखो पूछा गया था, आपके पास ऑप्शन में जैसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे ब्लू नील दे दिया जाता है, फिर आपके पास दे दिया जाएगा येलो नील, आपके पास दे दिया जाएगा ब्लू नील प्लस
ग्रीन नील। तो इस तरह से एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि नील नदी किन किन नदियों से मिलकर बनती है, ब्लू नील प्लस वाइट नील। तो इन नदियों से मिलकर मिलकर बनती हैं। और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। कहाँ से, विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील कहाँ पर है, विक्टोरिया लेक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अच्छा, ये जो नील नदी है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी टोटल लेंथ है 6650 किलोमीटर। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेन शेडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है। अब देखो, वृष्टि छाया प्रभाव संबंधित है ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी कि पर्वतीय वर्षा से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गई, फ्रंटल रेनफॉल अगर आपको पढ़नी है, साइक्लोनिक रेनफॉल हो गई, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गई, ये सारे के सारे चैप्टर्स कहाँ पर दिए गए हैं, तो ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल को क्या कहते हैं, फ्रंटल को क्या कहते हैं। तो वहाँ पर जाकर के आप विजिट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं आपको सिंपल से तरीके में एक बार बता देता हूँ। जैसे वृष्टि छाया प्रभाव यहाँ पर बताया गया है, यह किससे संबंधित है, तो यह पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। अब पर्वतीय वर्षा से यह कैसे संबंधित है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये है पर्वत है, ये यहाँ पर एक पर्वत है। अब देखो, यहाँ से आ रही है बारिश। अब बारिश अपने साथ पूरा का पूरा मॉइस्चर लेकर के आती है। आप सभी को पता है कि मॉइस्चर लेकर आती है हवाएं, और मॉइस्चर वो सारा का सारा यहाँ पर गिरा देती है, यानी कि बारिश यहीं पर हो गई, इस वाली साइड हो गई। ये वाली साइड जो है तो बिल्कुल खाली रह गई। तो यहाँ पर ये खाली रह गई, यानी कि यहाँ पर जो है तो बारिश नहीं पहुँची। तो यही होता है, इसी को कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। यही आपसे पूछा गया था कि वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित होता है, तो यह पर्वतीय वर्षा से संबंधित होता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र के वातावरण का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। अब देखो, नहीं पूछा गया है तो कौन सा नहीं है, तो वो लॉन्गिट्यूड नहीं है, यानी कि देशांश नहीं है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि किसी क्षेत्र के वातावरण का महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। जैसे लैटिट्यूड हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं किसी क्षेत्र के वातावरण से संबंधित। अब देखो, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट और बताऊंगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, किसी क्षेत्र के वातावरण के महत्वपूर्ण कारकों में से एक तो टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एक प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा महत्वपूर्ण होती है। ये दो फैक्टर आपको नोट रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो ये दो फैक्टर आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है, व्हाट एनेबल्स अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद चॉक। तो चॉक की सहायता से ब्लैक बोर्ड पर लिखने में हमें क्या समर्थ बनाता है, तो वो बनाती है एडहेशन फोर्स। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, एडहेशन फोर्स होती क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो, एडहेशन होता क्या है, तो एडहेशन होता है, एडहेशन इज द एबिलिटी ऑफ टू सर्फेसिस टू स्टिक फर्मली टुगेदर यूजिंग एन एडहेसिव फोर्स। यानी कि आप सिंपल से शब्दों में कह सकते हो कि दो सतहों को मजबूती से चिपकाने की क्षमता का काम करती है एडहेशन फोर्स। ओके, तो ये आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय। तो सोनार अधिकतर उपयोग में लाया जाता है, डॉक्टर के द्वारा लाया जाता है, इंजीनियर के द्वारा, एस्ट्रोनॉट के द्वारा, या फिर नेविगेटर के द्वारा। तो देखो, सोनार मोस्टली यूज लाया जाता है नेविगेटरों के द्वारा। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखो, सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये इसका काम क्या है, इसका काम आपको पता होना चाहिए। देखो, यह पानी के ऊपरी या फिर पानी की सतह से नीचे जो है तो वस्तुओं को नेविगेट करने, कम्युनिकेट करने, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने, इसमें जो है तो सोनार का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी ऊर्जा स्रोत है। अब देखो, संवहनी ऊर्जा स्रोत यानी कि कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स वो कौन सा है, तो वो है बायोमास एनर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जैव सहित ऊर्जा। अब देखो, यहाँ पर बात किसकी की गई है, कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स की। तो कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स के कुछ एक एग्जांपल्स भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स के, ये आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा देखो, ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स के। कई बार आपसे पूछा जाता है नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स के कुछ एक एग्जांपल्स। तो नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स के अगर आपको एग्जांपल्स आते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 107 है, बटर इज। तो मक्खन है एक। अब देखो, मक्खन है एक जल है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मक्खन एक क्या है, जल है। अब देखो, ऑप्शन बी में क्या दे करके रखा है, ऑप्शन बी में दे करके रखा है एन एमल्शन। तो एन एमल्शन क्या है, एमल्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो एमल्शन का एग्जाम्पल होता है मिल्क। ये आपको नोट रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।
तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।